वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो इसकी पूरी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन आते हैं, किस तरह से हम इसमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। तो अगर ऑब्जेक्ट m2 को हम रेस्ट में रख रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। अब m1 वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, u1 स्पीड कंटेन किए हुए, मतलब ये ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है, इसके पास से स्पीड है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इससे हिट करेगा, ठीक है, तो हिट करने के बाद क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए m1 वाले ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन जो स्पीड है वो अलग हो जा रही है और m2 वाले ऑब्जेक्ट की जो आफ्टर कोलिजन स्पीड है वो अलग हो जा रही है, यानी v1 v2 स्पीड हो जा रही है इनकी, ठीक है। आपको पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो जैसे गैसियस मॉलिक्यूल हो गए उनके बीच में हो गया, ठीक है, या फिर इलास्टिक कोलिजन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, ठीक है। मोमेंटम तो हर केस में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, एक काम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना और दूसरा क्या रहेगा हमारा, मोमेंटम कंजर्व होना, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो हम वही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एज इन इलास्टिक कोलिजन दो चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। एक तो मोमेंटम, दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को लेकर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम जो कंजर्वेशन होता है उसके एक्सप्रेशन को लेकर, फिर काइनेटिक एनर्जी को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कंजर्वेशन मोमेंटम आपको पता है कि बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन की बात करें तो पहले कोलिजन हो जाएगा m1 v1, इसका जो मोमेंटम है, प्लस दूसरे वाले हो जाएगा m2 इंटू u2। u2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हो जाएगा m1 v1, यहाँ हो जाएगा m2 v2। तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा हमने यूज़ किया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की निकाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे वाले निकाली हाफ m2 0 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, 0 स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की और ये आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कांस्टेंट है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ मैंने कॉमन लिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहली इक्वेशन में उठाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो m1 वाले टर्म एक साइड किए तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से m1 कॉमन ले लिया तो m1 क्या हो जाएगा, u1 माइनस b1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो थी स्क्वायर वाली, वहाँ से हमने उठाया तो यहाँ से m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। m1 वाले टर्म एक साइड कर लिया, m1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास m1 और u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस b1 u1 प्लस b1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3। तो m1 u1 माइनस b1 u1 प्लस b1 डिवाइड बाई m1 u1 प्लस u1 माइनस b1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर m2 v2। तो m1 कैंसिल आउट m1, u1 माइनस b1 कैंसिल आउट u1 माइनस b1 एंड m2 कैंसिल आउट m2 एंड b2 स्क्वायर कैंसिल आउट b2। तो यहाँ से बच रहा है आपके पास u1 b1 इज इक्वल टू b2, या फिर ऐसे ले सकते हैं इसको v2 इज इक्वल टू b1 प्लस u1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट v2 इज इक्वल टू b1 प्लस u1, ठीक है। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दें, थर्ड में या फिर किसी और में, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं उसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी आ रही है, हमने इसको रखा है इक्वेशन नंबर 3 में, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास m1 u1 माइनस b1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस b1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको ओपन करेंगे तो m1 u1 माइनस m1 b1 दैट इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 b1, ठीक है। तो जो टर्म्स है वो एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको u1 चाहिए, तो u1 वाला टर्म एक साइड कर लिया हमने, दिस साइड इसको लेके आए, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो u1 क्या हो जाएगा, u1 m1 माइनस m2 दैट इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 b1, ठीक है। तो यहाँ से u1 हम निकालेंगे इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है। हमारी इक्वेशन आ रही है u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इंटू b1।
तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, इस टर्म में। अच्छा, अब हम कुछ केस कंसीडर करते हैं। क्या केस कंसीडर करेंगे? देखिए, पहला केस हम लेते हैं कि जो V1 है, यानी कि आफ्टर कोलिजन पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, रेस्ट में आ जाए, तो देखिए क्या होता है कि जो V2 है दैट इज इक्वल टू U1, यानी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 कम्स टू रेस्ट एंड पुशेस द M2 विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है जब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, V1 को 0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम दूसरा केस ले रहे हैं कि M2 ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1। अगर ऐसा केस हो जाए हमारे साथ तो देखिए क्या होगा। अगर ऐसा केस हो रहा है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू माइनस U1। इस केस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कैंसिल आउट होंगे टर्म्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस U1 और V2 क्या हो जाएगा आपका 0। इस इक्वेशन को पीछे यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो V2 क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हम इक्वेशन जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस U1। तो वहाँ पे जब रखेंगे इसको तो V1 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का U1, ठीक है। और V2 क्या हो गया आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हैवियर वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अनडिस्टर्ब, मतलब रेस्ट में रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पहले भी रेस्ट में था वो। वाइल जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट, वो रिवर्स कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, पहले ऐसे आ रहा था वापस ऐसे मुड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा केस है कि M2 वाला ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा भारी है किससे, छोटे वाले ऑब्जेक्ट यानी M1 से, तो क्या होगा कि वो जो M2 वाला ऑब्जेक्ट वो हिलेगा भी नहीं अपनी पोजीशन से, मतलब वो उसकी जो स्पीड है वो 0 रहेगी, लेकिन जो पहला वाला ऑब्जेक्ट वो आएगा, टकराएगा और वापस हो जाएगा, ठीक है। ये केस हमको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर मान लो ये तो हो गया आपको इलास्टिक कोलिजन पूरा, ठीक है, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया है। क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने पे केसेस भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात हो रही है कि अगर मान लो मैं 1 डायमेंशनल कोलिजन ना लेके 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात करूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट आता है, टकराता है और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमको क्या करना होता है, कंपोनेंट निकालने होते हैं इन सिंगल डायरेक्शन। जैसे M1 वाला ऑब्जेक्ट है, U1 स्पीड से आ रहा था, इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, M1 वाला इधर चला गया, M2 वाला इधर चला गया, मान लिया। तो ये जो एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस या फिर सीधी लाइन मान सकते हैं। यहाँ से θ1 एंगल पे M1 जा रहा है और θ2 एंगल पे M2 जा रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 50, 60 जो भी है। तो अब करना क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है हमको यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ता है, यानी इसका कंपोनेंट इधर, और इस पूरे का सिस्टम का कंपोनेंट हमको इधर लेना पड़ता है। देन दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मोमेंटम, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, या फिर कह सकते हो लीनियर कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो सिंगल डायमेंशन कोलिजन हो जाएगा। तो हमको करना कुछ नहीं होता है, उनको सिंगल डायमेंशन बनाने के लिए इससे कंपोनेंट लेने पड़ते हैं इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो M1 U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 B1 cos थीटा प्लस M2 B2 cos थीटा, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से करते हैं इसको 2 डायमेंशनल को, ठीक है। तो ये आपका था कोलिजन, जिसमें हमने डिस्कशन किया, पहले इलास्टिक की बात की, फिर हमने इलास्टिक की बात की, फिर बाद में किसकी बात की, बाद में हमने बात की 2 डायमेंशनल की, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं, और आई होप आपको समझ आया होगा। आपको बस एक बार इसको पॉज करके दोबारा देख लेना है, फिर रिवाइज कर लेना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बाकी बच्चों में शेयर करो ताकि बेनिफिट उठा पाएँ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।